हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में टोटल नंबर देखिए, टोटल क्वेश्चंस की बात करें अगर तो यहाँ पर 55 क्वेश्चंस आज आपको करवाएंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास ये आपकी रहेगी। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुजू दर्रा भारत को किस देश में जोड़ता है? याद रखिए, तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई, भारतीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए इनमें से कौन सा कदम है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई ध्यान दीजिए, करेक्ट आएगा वन रोपण, ठीक है। वन रोपण का अर्थ होता है और अधिक पेड़ लगाना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में गेहूं की खेती होती है, लेकिन तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती ना के बराबर होती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। गुलाब क्रांति या गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ध्यान से देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो झींगा उत्पादन से है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो भाई, जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो बर्निहाल दर्रे से होते हुए, बर्निहाल आपने पढ़ा होगा, बर्निहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो भाई, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? देखिए, इनमें से कहाँ पर रेलवे का मुख्यालय नहीं है ये बताना है। हुबली में रेलवे का मुख्यालय है, हाजीपुर में है, बिलासपुर में है, अहमदाबाद में नहीं है। आप बोलोगे सर वो अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय तो मुंबई में है ना, अहमदाबाद में थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अहमदाबाद। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली, यह भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच में स्थित है? तो देखिए, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में। नेक्स्ट है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो भाई, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आएगा साथियों, गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, गुजरात। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? तो देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? देखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बालाजी विश्वनाथ। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर में जो गोल गुंबज है ये किसका मकबरा है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है साथियों, मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? देखिए, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, टेली बैंकिंग भी है, मोबाइल वैन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मोबाइल वैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछा जा रहा है जो कि पटना में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पटना। अगला, हितोपदेश के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हितोपदेश के लेखक कौन है साथियों? तो करेक्ट आएगा, नारायण पंडित। याद रखिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हैं। अगला, फहियान और वेनसांग ने इनमें से किस राज्यों को देखा था? तो फहियान और वेनसांग
ये दोनों ही चीनी यात्री थे। इन्होंने किन राज्यों को देखा था ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त, विक्रमदायित्य और हर्षवर्धन के क्रमशः। फहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य या द्वितीय के समय में आए थे और वेनसांग हर्षवर्धन के, तो इन दोनों के राज्यों को देखा था इन दोनों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सुभद्र। देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? देखिए, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था, ये पूछा जा रहा है। देखिए, संविधान सभा को जो मूर्त रूप है वो पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, यहाँ गलती से जो है ना डी टाइप हो गया है, वो आपको नहीं देखना है। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो भाई राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो करेक्ट आएगा 1954 ईस्वी में। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों 284 सदस्यों ने, 284। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 448 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, ऋग्वेद में किन दो जन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो दो जन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो करेक्ट आएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो करेक्ट आएगा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो देखिए, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो करेक्ट आएगा दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो इनमें से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो करेक्ट आएगा प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था। आगे देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो साथियों, भारत में सचिव का जो पद है ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सृजित किया गया था या निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, पुहर यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना जो है वो करिकाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है करिकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में प्रावधान किया गया है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति इनमें से किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति की बात की जा रही है, जो कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, याद रखना। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था, याद रखना। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो मुक्त व्यापार से आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसका अर्थ ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? तो पूरे विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है साथियों चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में स्थित है, इसमें किस नाटक के कुछ अंश अंकित किए गए हैं? तो करेक्ट आएगा हरी केली नाटक के। ऑप्शन नंबर ए हरी केली। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? देखिए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक थे वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो भाई अदीना मस्जिद के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कहाँ पर स्थित है। याद रखना अदीना मस्जिद ये बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण आता है, प्रति व्यक्ति आय आता है, जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था आता है, सकल नाम निवेश दर ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखिए, विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो विट्ठल के रूप में विष्णु जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा राक्षस में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? मुद्रा राक्षस के लेखक पूछा जाता है, याद रखना विशाखा दत्त थे। मुद्रा राक्षस की जिन्होंने रचना की थी वो थे विशाखा दत्त। और इसमें अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो करेक्ट आएगा बम्बई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा मक्खली घोषाल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में ऑप्शन नंबर बी कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बरसा यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो कश्मीर का वो कौन सा शासक है जिसको कश्मीरी बरसा यानी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? देखिए, करेक्ट आएगा जैनुल आबिदीन को। ऑप्शन नंबर ए जैनुल आबिदीन करेक्ट है। गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था? तो गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार जो है वो किस पतन से संचालित होता था? तो करेक्ट आएगा ताम्रलिपि से। ऑप्शन नंबर ए। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो भाई शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश किसने जारी किया था? देखिए, करेक्ट आएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल है जो भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो करेक्ट आएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन है सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इनमें से सभी कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति। ठीक है, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, और इसके अलावा समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता, ये सभी जो हैं मुख्य उपयुक्त कारण है सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना से जुड़े। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भाई भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, आरबीआई बनाता है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण युग समाप्ति में सहयोग करूंगा या करना है, ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही 1905 में बंगाल विभाजन कराया था, याद रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी, यानी 14वीं शताब्दी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 14वीं सदी में। अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, और किस जिले में स्थित है? तो ये बेल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो में 55 क्वेश्चंस थे आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई है। और साथियों, अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।